गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस। आप अपनी आवाज़ में सुधार कैसे करें। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ का जो कि क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेथ फ्रॉम योर डायफ्राम, कि अपने डायफ्राम से आपको सांस लेनी चाहिए। लंबी और कंट्रोल करने वाली सांस छोड़ने का आपको अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोलते समय अपनी जो भी बात है उसको विराम देते हुए यानी कि सांस लें और फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करने का काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी आप वाक्य जो है वो बोलना चाह रहे हैं, उसके बोलने के बाद थोड़ी सी सांस लें और फिर चाहे इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं हो ना तो भी आपको ये सांस लेनी ज़रूरी होगी और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लें, अपनी बात को फिर से रखें। नेक्स्ट इज़ यूज पिच, कि सुर का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। कि आवाज़ यानी कि जो कि आपकी वॉइस है या फिर पिच जो कहा जाता है, जितना नीचा होता है उतना ही सुनने में अच्छा लगता है। यानी कि कुछ बातें हैं अगर उन पर आपको बल देना है तो आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी जो आवाज़ है उसको आपको मर्यादित बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें कि आप बहुत ऊंचा या बहुत धीमा भी नहीं बोलें। धीमा बोलने का मतलब है कि सामने वाले को समझ में ना आ सके, अंडरस्टैंड ना हो सके, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मॉडरेट योर पेस, कि अपनी रफ्तार को हल्का या फिर हल्का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका सांस से जो है वो निकट संबंध होता है। ज़्यादा बोलने या फिर धीरे बोलने से लोग आपके साथ जो मतलब उनका सामंजस्य है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं और सुनने में रुचि भी नहीं रखते हैं। तो यानी कि जो कि आपकी बोलने की रफ्तार है, अपनी जो स्पीड है ना, उसमें चेंज करते रहना ज़रूरी होता है। यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर देखें कि आप सही तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकुलेट, यानी कि जो कि आपका उच्चारण है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप ना टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस जो है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कि आर्टिकुलेट है वो बढ़ जाती है, यानी कि आप जो उच्चारण है वो स्पष्ट तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस योर स्पीच इन एडवांस, कि आपको ना अपना भाषण जो है वो पहले से ही अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डिटरमाइन वेयर यू वांट टू पॉज फॉर ए ब्रेथ, कि आप फिर जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको विराम कब लेना है, यानी कि आप ब्रेथ यानी सांस जो है वो कब ले सकते हैं, कब रुकने का काम किया जा सकता है स्पीच के दौरान। नेक्स्ट, लूजन अप बिफोर यू बिगिन, शुरू करने से पहले आपको अपने अंदर ढीलापन लाना ज़रूरी है, यानी कि लूज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट मीन्स कि आप इधर उधर चारों ओर देखें, सिर को आधा घुमाएं, कंधों को पीछे लेकर जाएं, अपनी पसलियों को भी इधर उधर घुमाएं, सीधे खड़े होएं, अपने शरीर को रिलैक्स करने का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप ना पैर के अंगूठों तक छूने का काम करें, यानी थोड़ा सा ना रिलैक्स होने के लिए आपको एक एक्सरसाइज जो है वो बताई गई हैं कि इस तरीके से एक्सरसाइज करें और ये क्रिया जो है वो आप कंटिन्यू बार बार दोहराने, रिपीट करने का काम करें। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपका मतलब शरीर है उसमें को लूज़ रख सकते हैं, उसको रिलैक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर वॉइस यूजिंग डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग, कि जो कि आपकी वॉइस है उसके डिफरेंट वेज़ में आप रिकॉर्ड करने का काम करें, यानी बार बार रिकॉर्ड करके देखें कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ब्रेथ कंट्रोल, कि आपको ना आप गहरी सांस लें, अंदर की साइड सांस लें और 10 तक काउंटिंग करें। ये आपको मंथली या वीकली दिनों में ना आप रिपीट करने का काम करते रहें। इससे क्या होता है, ये आप प्रैक्टिस कर पाते हैं कि आप अपनी सांस पर कंट्रोल करने का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है अडेप्टिंग द स्टाइल ऑफ डिलीवरी,
कि जो कि डिलीवरी का स्टाइल होता है बेटा, डिलीवरी यानी कि जो कि आप स्पीच है वो सामने वाले को देने का काम कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, तो उसको डिलीवरी कहा जाता है। इसमें आपको शब्दों का चुनाव भी करना होता है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरीके से आपको अपने क्लॉजेस की कंस्ट्रक्शंस करनी है, यानी वाक्य रचना करनी है, वाक्य की प्रस्तुति कैसे करनी है, उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, और कौन सा स्टाइल जो है वो अपना कर चलेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल के जो वेरिएबल्स बताए गए हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, पर हमने कुछ स्टाइल्स जो हैं वो लिए हैं। ये स्टाइल्स कब कब यूज़ किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है कि कब इसको आप अडॉप्ट करने का काम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है बेटा आपका एक्सप्रेसिव स्टाइल। एक्सप्रेसिव स्टाइल को हम स्पॉन्टेनियस या फिर कन्वर्सेशनल या फिर यूनिबिटेड स्टाइल जो है वो भी कह सकते हैं, यानी कि सहज, स्वादात्मक एंड बिना रोक टोक के शैली को का यूज़ कहा जा सकता है इसको, एक्सप्रेसिव स्टाइल को। अच्छा, ये हम अपनी जो कि हमारी भावना होती है ना उसको प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर आपको जॉकिंग करनी है, कंप्लेन करनी है, सोशलाइजेशन करना है, तो उस टाइम पर हम एक्सप्रेसिव स्टाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल बेटा आपका आता है डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल कौन सा होगा, इसको ना ऑथोरिटेटिव या फिर जजमेंटल स्टाइल भी कह सकते हैं हम। और इसका यूज़ कब किया जाता है, जबकि ना आपको किसी को ऑर्डर देना हो, या लीडरशिप करनी हो, या पास जजमेंट देनी हो, या अपना ओपिनियन जो है वो प्रकट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस स्टाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टाइल आता है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। रैशनल, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड या फिर ब्लेंड इसको स्टाइल भी कहा जाता है। और इस स्टाइल का यूज़ जो है वो बिज़नेस डीलिंग के लिए किया जाता है, यानी किसी भी तरह की कोई भी बिज़नेस डीलिंग करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करना है, रूटीन इन्फॉर्मेशन सेंड करने का काम करना है, तो वो सिर्फ इसी स्टाइल के थ्रू ही सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका आता है मेटा लैंग्वेज स्टाइल। लास्ट स्टाइल है ये आपका मेटा लैंग्वेज स्टाइल। इसको अधिभाषा शैली कहा जाता है। इसका जो कि यूज़ है वो कम्युनिकेशन की अपनी एक प्रोसेस पर जो आपके आइडियाज़ हैं उसको करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मेटा लैंग्वेज स्टाइल है ये हमें अपनी जो अंतर्क्रिया है उससे संबंधित कोई भी बातचीत करनी है तो उसके लिए इसको योग्य माना गया है कि तब हमें मेटा लैंग्वेज स्टाइल जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो अब ये जो कि मैंने आपको बता दिया कब कब कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन होगी तब कौन सा यूज़ करना है, ये आपके खुद के माइंड में अपने आप ही आ जाएगा, देन आप उस स्टाइल को यूज़ करना शुरू कर देंगे। नाउ बेटा फाइनल फेज आता है हमारा स्टैंड अप, स्पीक अप, शट अप। खड़े होना, बोलना, चुप हो जाना। सबसे पहले स्टैंड अप को लेकर चलते हैं। स्टैंड अप यानी कि जो कि स्पीकर के रूप में आप क्या करेंगे, अपने दोनों पाँव पर अच्छे से खड़े होंगे, तो आपकी जो कि चेहरा है ना उस पर विश्वास की छाप होनी ज़रूरी है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस, आपको शो करना है बेटा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी आप जब खड़े हों तो कॉन्फिडेंस जो है वो छलकना चाहिए। अवसर के अकॉर्डिंग जो भी ओकेज़न होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्रेसअप होना भी ज़रूरी होता है। तो आप खड़े हुए अच्छे लगने चाहिए एज ए स्पीकर, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उभर कर सामने आनी चाहिए। इसको कहा जाता है स्टैंड अप, यानी कि किस तरीके से आपको खड़े होना है, मजबूती के साथ दोनों पैरों पर इस तरीके से खड़े होना है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपीयर हो सके। नेक्स्ट बेटा आपका आता है स्पीकअप। स्पीकअप यानी कि बोलना, तो इतनी आवाज़ में बोलो कि लोगों को आपको सुनना आसान हो जाए, अंडरस्टैंड हो सके और आप अपना जो भी मैसेज है वो उन तक पहुंचा सके। यानी कि कुछ बातें हैं जिनका कि ध्यान रखना ज़रूरी है। स्पीक क्लियरली, साफ बोलें ताकि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो सके। सेकेंड इज स्पीक लाउड इनफ सो डैट एवरीवन कैन हियर यू, कि आप इतनी आवाज़ में बोलें कि सभी लोगों को सुनाई दे सके।
हाँ, आई कांटेक्ट आपको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जितने भी आपके लिसनर्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट कि मोनोटोन में आपको नहीं बोलना चाहिए, यानी कभी भी एक स्वर में नहीं बोलना चाहिए। आपके किसी कार्य या बोलने से नाराज़गी उत्पन्न हो ऐसा काम भी नहीं करना है। और जो कि इनपुट है उसके लिए आपको अपने लिसनर्स को चांस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपनी ऑडियंस को चांस देने का काम भी करें। नेक्स्ट बेटा अब थर्ड आपका आता है शट अप। शट अप मीन्स चुप होना। तो इसमें आपको बताना है कि जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज है, यानी कि जो कि आपका संदेश है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को किसी तरह का लॉस ना हो और जो भी आपका पब्लिक रिलेशन है वो भी डैमेज ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप जो कि स्पीच देने का काम कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा देर तक जारी रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी, ऊब जाएगी, उनमें बेचैनी हो जाएगी। कहा भी गया है कि जो कहना है कहो, जो आपको कहना है उतना ही कहो और फिर आपको चुप हो जाना चाहिए। इसी को ही कहते हैं शट अप। जो कि हमारे अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बी सिंसियर, बी ब्रेव, बी सीटेड। इट मीन्स कि आपको सिंसियर बनकर स्पष्ट रूप से जो कहना है वो कहकर आपको बैठ जाना चाहिए। निष्कपट बनो, संक्षिप्त कहो और फिर बैठ जाओ। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको, यानी कि स्टैंड अप, स्पीक अप एंड शट अप, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी स्पीच देने का काम करना ज़रूरी होता है। हाँ, जब भी आपको कोई भी स्पीच देनी है इसमें आपको 2-3 बातें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्पीच को बार बार बोल कर देखना चाहिए कि आप कंफर्ट हैं या नहीं हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि शीशे के सामने या फिर योर फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने या कलीग्स के सामने आप ये प्रैक्टिस करने का काम कर सकते हैं। इसका अभ्यास, पूर्वाभ्यास जो है वो आपको कंटिन्यू जारी रखना ज़रूरी होता है। और अगर आपको ये सब भी नहीं सूट करता है तो आप टेप रिकॉर्डर में का यूज़ कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड करें और खुद से सुने, जिससे कि आपको आपके जो कि वीकनेस पॉइंट्स हैं उसका भी पता चल जाएगा और जो पावरफुल हैं उनका भी पता चल जाएगा। तो आपको अपने जो पावरफुल पॉइंट्स होंगे उस पर आपको फोकस करते हुए, उस पर विशेष बल देते हुए प्रेजेंट करने का काम करना चाहिए। और वीकनेस पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स हों जो कि बोर करने वाले हों उनको इग्नोर ही कर देना चाहिए, उनको कभी भी स्पीच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छी स्पीच देने का काम कर सकते हैं।